सो अ वेरी गुड इवनिंग चैम्प्स। आज हम करने वाले हैं फेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 14 प्रिंसिपल्स, जो कि सुपरबली ईजी है और हम इनका क्विक रिव्यू लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So we have here 14 principles like division of work, authority, responsibility, discipline, unity of command, unity of direction। ये सब 14 का हम क्विक रिव्यू ले लेते हैं। तो ये एक निमोनिक है, DADICUS क्रॉस, तो इसको हम एंड में करेंगे। बट फर्स्टली सी अ क्विक रिविजन। डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क से हम क्या समझते हैं? अगर हम किसी एक पर्सन को पूरा काम असाइन कर देंगे तो वो उतने एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक पूरे वर्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे हम एक एक पर्सन को असाइन कर दें ताकि वो उस काम में एक स्पेशलाइजेशन हासिल कर ले। तो इससे क्या होगा, उसकी एक्सपर्टीज़ तो उस टॉपिक में हो ही जाएगी, साथ ही साथ काम भी एफिशिएंटली और समय पे कंप्लीट होगा। तो अगर हम इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक अ वन पर्सन इज रिसीविंग कैश। अगर हम बैंक में देखें, अगर हम पूरा काम एक पर्सन को असाइन कर दे, लाइक रिसीविंग कैश, गिविंग लोन, गिविंग कैश, पासबुक एंट्री, ये सब अगर हम एक पर्सन को दे दें तो वो नहीं कर पाएगा। बट यहीं अगर हम सारे लोगों को असाइन कर दें, 4 लोगों को अलग अलग काम के लिए असाइन कर दें, तो सब अपने अपना काम एक्सपर्टीज़ के साथ, एक स्पेशलाइजेशन के साथ और एफिशिएंटली करेंगे, वो भी समय पे। देन वी हैव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? फर्स्टली अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम। पावर टू टेक डिसीजन क्या होती है? अथॉरिटी, एंड ऑब्लिगेशन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हम इन दोनों को बैलेंस ना करें तो क्या होगा? सीधी सी बात है, अगर हम अथॉरिटी ज़्यादा किसी पर्सन को दे दें तो वो मिसयूज़ हो ही जाएगी, एंड अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को ज़्यादा दे दें तो क्या होगा, वो उतनी एफिशिएंटली काम ही नहीं कर पाएगा। सपोजिंग अगर मैं एग्जांपल दूँ, एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर मैंने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तुम प्रोड्यूस करो 100 यूनिट इन अ वीक एंड नो अथॉरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल। अगर मैं उसे यही अथॉरिटी ना दूं कि तुम परचेज भी पूछ के बार बार करो, खुद से नहीं कर सकते हो, तो ना तो वो समय पे वो चीज़ कंप्लीट कर पाएगा और ना ही उतने एफिशिएंटली कर पाएगा। सो हमें अथॉरिटी बैलेंस करनी पड़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। यही एक मेन टास्क होता है फर्म में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सही मात्रा में अथॉरिटी और सही मात्रा में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए किसी भी पर्सन को। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। इसका मतलब किसे नहीं पता। रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना, ओबीडियंस रखना इज़ द मेन टास्क। कहीं आप क्लासरूम में है, स्कूल में है, फर्म में है, सब जगह डिसिप्लिन इज़ द मेन पर्पस। लाइक अगर हम डिसिप्लिन्ड हैं, ओबीडियंट हैं, तो फर्म ऑटोमेटिक स्मूथली वर्क करेगी। लाइक इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि अगर किसी मैनेजर ने उसके एम्प्लॉय को बोला, अगर तुम ये टास्क कंप्लीट कर लेते हो तो मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा, तुम्हें मैं इंक्रीमेंट दूंगा। तो व्हाट डज दिस मीन? अगर उसे वो चीज़ कर ली उस एम्प्लॉय ने, तो वो उसे फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही है एक डिसिप्लिन। इफ यू हैव प्रॉमिस देम, तो उन्हें एक मोटिवेशन मिलता है करने के लिए। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी चले जाओ, डिसिप्लिन इज़ अ मस्ट। सो नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। आपका ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ मैं एक बॉस हूँ और एक और आपकी बॉस है, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक काम मैंने आपको असाइन कर दिया, एक काम आपकी दूसरी बॉस ने असाइन कर दिया, अब आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इसका काम पहले करूँ या मैं इसका काम पहले करूँ, या फिर अगर इसका नहीं करा तो वो बुरा मान जाएगा, इसका नहीं करा तो वो बुरा मान जाएगा। कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना। तो यही प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमें डुअल सबऑर्डिनेशन से बचना है। एक ही सुपीरियर अगर सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर रहेगा, एक हेड, तो उतना ही स्मूथली काम होगा। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट अप्रोच, रॉन्ग अप्रोच। अगर एक सुपीरियर है तो ये तीनों को काम दे सकता है, बट अगर 2 सुपीरियर है तो ये तीनों कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे किसका काम पहले करना है। तो ये एक ईगो इशूज़ पे भी बात आ जाती है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं 2 सुपीरियर्स के बीच में। तो अगेन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। सो देन वी हैव यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? वन हेड एंड वन प्लान। अगर वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन अ फर्म, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट, वी हैव प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वी हैव फाइनेंस डिपार्टमेंट, अगर सब अपने अपने हिसाब से करने लग जाएंगे काम, तो जो अल्टीमेट गोल है हमारे फर्म का, उस पर कौन ध्यान देगा? सेल्स अपनी सेल्स पे ध्यान दे रहा है, प्रोडक्शन अपनी प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहा है, फाइनेंस अपने पे ध्यान दे रहा है। इनके पीछे एक बेस में ये होना चाहिए कि हमें अल्टीमेटली फर्म पे ध्यान देना है, फर्म का गोल फुलफिल हो, उस हिसाब से हमें अपने प्लानिंग करनी है। तो ये उसको बताता है।
देन वी हैव सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। हमें सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है फर्म के बेनिफिट को, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को, एक जर्नल इंटरेस्ट को, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, बिफोर बाइंग अ रॉ मटेरियल द मैनेजर मस्ट कंपेयर द प्राइस एंड क्वालिटीज ऑफ एवरी सप्लायर एंड गिव ऑर्डर टू द बेस्ट रादर देन गिविंग द ऑर्डर टू द रिलेटिव। अगर एक मैनेजर है, उसके पास है कि उसे रॉ मटेरियल परचेज करना है, उसके पास ये टास्क है, अब उसे क्या करना चाहिए, उसे बेस्ट से बेस्ट सामान लाना चाहिए कम से कम प्राइस में, ताकि हम एक जर्नली फर्म के बेनिफिट पे सोचें। बट अगर वो ऐसा करे, क्या करे, अगर वो अपने रिलेटिव को दे दे वो ऑर्डर, लाइक वो मेरा रिलेटिव है इसलिए मैंने उसे दे दिया, तो ये एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे बात आ जाती है। जर्नल इंटरेस्ट जो हम फर्म के बेनिफिट पे देके फेयरली डिसाइड करें कि क्या सही होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल बेनिफिट्स पे। सो नेक्स्ट वी हैव रेम्यूनरेशन ऑफ अ पर्सन। अगर मैं आपसे बोलूँ, क्या आपको अच्छा लगेगा मैं इस एम्प्लॉय को ज़्यादा रेम्यूनरेशन दूँ, उसको कम सैलरी दूँ, उसको ज़्यादा सैलरी दूँ, फेयरली ना रखूँ, जिसका जैसा वर्क है सेम वर्क पे अगर मैं अलग सैलरी दूँ तो ये गलत होगा, डेफिनेटली सी बात है गलत होगा, क्योंकि सेम वर्क पे जितना वर्क मैं इसको करा रही हूँ उतना ही उससे करा रही हूँ, तो सेम रेम्यूनरेशन मैं दोनों को दूंगी, ना कि बेस्ड ऑन जेंडर, या फिर मैं फीमेल को ज़्यादा पे कर रही हूँ या मैं मेल को ज़्यादा पे कर रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयरली हमें सबको सैलरी देनी है, लाइक पेड फेयरली एंड एडिक्वेटली, जैसा उसका काम है उसके बेसिस पे उसे सैलरी देनी चाहिए। जैसे अगर उसका काम कम है तो उसे उस हिसाब से सैलरी मिलेगी, उसका काम ज़्यादा है, ज़्यादा लोड है, तो उसे उस हिसाब से सैलरी मिलेगी। सो नेक्स्ट वी हैव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि व्हाट इफ़ आई हैव दिस, लाइक हियर, अगर मैं यहाँ पे हमारी जो पावर्स हैं वो बिल्कुल सेंट्रलाइज, मतलब एक आदमी पे रख दूँ, पूरे फर्म की एक आदमी पे पूरी पावर, पूरी अथॉरिटी है, सबको उससे पूछ के काम करना पड़ेगा, दैट इज़ सारी लेवल पे पावर्स नहीं बटी है, किसी एक सेंट्रलाइज व्यक्ति के पास में है, दैट इज़ सेंट्रलाइजेशन। एंड व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, सारे लेवल्स पे अगर मैं इक्वल अथॉरिटी बांटूँ तो ये क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन, ये डिसेंट्रलाइजेशन होगा। अब देख लेते हैं आगे, क्या मैं पूछूँ आपसे कौन सा फर्म में ज़्यादा अच्छा है, आप बोलेंगे मैम डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा अच्छा है, या बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा अच्छा है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डिपेंड करता है, जैसे कि मैं यहाँ देखूँ, डिपेंड करता है, अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सेंट्रलाइजेशन से चल जाएगी, उसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको डिसेंट्रलाइज करने की। एंड अगर मैं बात करूँ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें दोनों लेवल चाहिए, सेंट्रलाइजेशन भी चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन भी चाहिए। लाइक कॉम्बिनेशन अगर रहता है सेंट्रलाइजेशन का, अगर एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं है तो हम वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा यूज़ करेंगे, और अगर एम्प्लॉयज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा एडवांस है, स्मार्ट है, जो अपने हिसाब से सही काम एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम अथॉरिटी बांट सकते हैं। स्केलर चेन की बात कर लेते हैं। लाइक आप यहाँ पे इस इमेज में देखो, यहाँ पे एक सुपीरियर है, फिर उसके नीचे दो, फिर एक ये डिपार्टमेंट, इसके नीचे दो, फिर इसके डिपार्टमेंट, ऐसा ये एक सही ऐसी अथॉरिटी लाइन होती है जिसमें नीचे से लीस्ट रैंक पे होता है, देन अप, फिर यहाँ आता है सुपीरियर। अब इसमें क्या बोला जाता है कि आपको जब ये देखिए, अगर एफ को कुछ बात इस डिपार्टमेंट के एन व्यक्ति से करनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको ई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, देन उसको डी को, देन सी को, देन बी को, देन ए को, देन एल को, देन एम को एंड देन एन को। इससे क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे पहला बेनिफिट ये होगा कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्म में कुछ अपने आप डिसाइड हो गया एंड यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है, इससे कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं बैठेगा। एंड दूसरी चीज़, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है, ऐसे में क्या वो धीरे धीरे सबको बताएंगे, नहीं, ऐसी सिचुएशन में यूज़ होता है गैंग प्लैंक। गैंग प्लान क्या होता है, जब चेन हमें बीच में से तोड़नी पड़ जाए बट इन इमरजेंसी सिचुएशन, और तोड़ी भी कैसे जा सकती है, ऑन द सेम लेवल। ये नहीं कि एफ एन से बोल रहा है, डी ओ से बोल रहा है, डी हमेशा एन से बोल सकता है, ई ओ से बोल सकता है, एफ पी से बोल सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन में कांटेक्ट करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है, इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, देन वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। व्हाट इफ़ लाइक मैंने सेल्स का सामान रखा हुआ है उधर, रॉ मटेरियल रखा है उधर, अब यहाँ पे लेबर वाला व्यक्ति है तो वहाँ से वो वहाँ जाएगा,
वहाँ ढूंढेगा कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अगर कुछ भी ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं है तो लोगों का टाइम वेस्ट होगा, तो उतने एफिशिएंटली आदमी काम नहीं कर पाएगा क्योंकि चीज़ें ढूंढने में ही इधर उधर टाइम चला जाएगा। इसलिए ये ऑर्डर प्रिंसिपल आया है कि एक हर चीज़ के लिए एक सही जगह प्लेस होनी चाहिए। लाइक वी से हियर अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसी भगदड़ मची हुई है, यहाँ पे कोई कुछ ढूंढ रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है। हेलो, हाँ, सो आई वॉज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे मैंने ये वाली लाइन बोली थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सब चीज़ के लिए जगह प्रॉपर होनी चाहिए। लाइक आप यहाँ पे इस इमेज में देखिए, इस इमेज में देख सकते हैं कैसे लोग इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर ये कुछ ढूंढ रहे हैं, ये कुछ ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे फ़ोन चला रहे हैं, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो एक सही जगह अगर किसी को असाइन नहीं है, कोई प्लेस, कोई वो पर्सन हो सकता है या फिर वो कोई चीज़ जगह हो सकती है, तो हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो होता है जिससे किसी का ना तो टाइम वेस्ट होता है ना तो कोई कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव, ये फिक्स प्लेस करने से क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो टाइम और एनर्जी बचता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। आप देखो इस इमेज में क्या हो रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि सबके लिए एक प्रॉपर प्लेस असाइन है, सब अपना काम विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स कर पा रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन नीड्स अ टूल बॉक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अगर उसे टूल बॉक्स चाहिए तो उसे इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, उसे पता है वो चीज़ वहाँ रखी तो वो तुरंत जाके ले सकता है। हर चीज़ को इधर उधर नहीं रखना है, कुछ जमा के रखना है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल। सो अब देखते हैं इक्विटी। व्हाट इफ अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं बॉस हूँ, अगर मैं किसी फीमेल को ज़्यादा पेमेंट कर रही हूँ, लाइक अगर मैं बोलूँ कि ये एक फ़ीमेल है, ये एक मेल है, मैं इसे 10,000 दे रही हूँ एंड इसे मैं 5,000 दे रही हूँ, ये एक मेल है, तो क्या ये सही होगा? नहीं। सब जगह फेयर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि मैं फीमेल को ज़्यादा इनिशिएटिव दे रही हूँ आगे आने को, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या फिर मैं अगर बोलूँ मेल को ज़्यादा इनिशिएटिव दे रही हूँ आगे आने के लिए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। सबको फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। किसी से भी आप गलत व्यवहार नहीं कर सकते, सबसे सेम रखना है, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बायसनेस का मतलब क्या होता है? भेदभाव। किसी से भी भेदभाव नहीं रखना है कि किसी को ज़्यादा किसी को कम, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, एनीथिंग। देयर शुड बी फेयर ट्रीटमेंट। ओके, सो वी हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आपको क्या बोला इसमें? मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी among the employees, because with the feeling of insecurity for job, employee cannot contribute their maximum. अब ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप किसी को ट्रेन करें एंड तुरंत उसका ट्रांसफ़र कर दें या उसको तुरंत टर्मिनेट कर दें, तो दैट इज़ नॉट गुड। उसे एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ, मुझे इधर ट्रेन करा गया है, मुझे यहाँ प्रॉपर समय मिलेगा काम करने के लिए, तो मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। अगर उसे जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो वो अपना काम एफिशिएंटली उतना नहीं कर पाता है। देयर शुड बी सिक्योरिटी। एंड एम्प्लॉयज़ पे भी ये बात लागू होती है कि कहीं से ट्रेन हो गए और कहीं चले गए तो दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि आपको यहाँ पर अगर आप किसी फर्म से ट्रेन हुए हैं तो आपको प्रॉपर समय देना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि आपने वहाँ से सीखा है तो उसको लगाना भी आपको आना चाहिए। सो नेक्स्ट वी हैव इनिशिएटिव। इनिशिएटिव देना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इन योर स्कूल्स आपने देखा होगा कि आपके अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते थे जिसमें आपको इनिशिएटिव्स मिलते थे पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर वो इनिशिएटिव्स कभी नहीं मिलते या कभी आपसे बोला नहीं जाता कि ऐसा करो, तो क्या आपको पता चलता कि आप में ये खूबी है या वो चीज़ बेनिफिट है? सेम ऑर्गेनाइजेशन पे भी लागू होता है। अगर हम किसी को इनिशिएटिव नहीं देंगे तो उसे भी लगेगा, अगर मैं कोई प्लानिंग कर रही हूँ तो मैं सबको प्रॉपर इनिशिएटिव दूंगी कि आप एक्सप्लेन करके देख लो, आप बता दो, कोई आपको आइडिया हो, तो इससे क्या होगा? सबको एक इनिशिएटिव मिलेगा। एंड इससे ये चीज़ भी होती है कि एम्प्लॉय भी मोटिवेट होते हैं कि हमें भी मौका मिल रहा है कुछ करने का इसमें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिट द कॉर्प्स। व्हाट इफ़ आई एम थिंकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन कि मैं इतना अच्छा कर लूँ, मुझे टीम के साथ काम नहीं करना, तो क्या फर्म स्मूथली कर पाएगी? का एब्सोल्युटली नॉट,
क्यों? क्योंकि अगर जब तक टीम स्पिरिट नहीं है कि मुझे पूरे टीम को लेके चलना है, इंडिविजुअल स्पिरिट नहीं रखनी चाहिए, टीम स्पिरिट रखनी चाहिए, इससे क्या होगा, फर्म डेफिनेटली स्मूथ वर्क करेगी। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको सच में बहुत अच्छे से समझ में आएगी, दैट इज़ मैनेजर मस्ट रिप्लेस द आई विथ वी। मैनेजर शुड नॉट थिंक कि वो अच्छा कर ले, नॉट टीम को साथ में ना लेके अच्छा कर ले, वो आगे प्रमोट हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी टीम असाइन है तो आपको सबको लेके अपनी टीम को टॉप पे पहुंचाना है, ना कि ये सोचना है कि मैं इंडिविजुअली आगे चले जाऊँ। सो दैट वाज इट, दैट वाज अबाउट द 14 principles of failures. So we'll meet in the next class. Till then, bye bye, take care.